भैया क्या प्रश्न नंबर बताया आपने? ये ना अचेतन का परिष्कार ही परम लक्ष्य है। 2.151 होगा मेरे ख्याल से। मैं दोबारा बता देता हूँ। जी भैया 2.151 है। 151 जी जी। 2.141। भावनात्मक परिष्कार ही एकमात्र समाधान ना? नहीं, अचेतन का परिष्कार ही परम लक्ष्य है। 2.151 संख्या पुराने वाङ्मय में। भैया आपके पास पुराना वाङ्मय है, ये देखना पड़ेगा। तो शांतिलाल भैया मैं शुरू करता हूँ। नहीं, मिल गया मैं मिल गया मैं करता हूँ मिल भैया। गया। अच्छा ठीक है, चलिए विलम्ब हो रहा था इसलिए मैंने बोला। हाँ जी जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया। शरीरगत भरी भूली विशेषताओं के लिए अब मन स्थिति को ही प्रधानतया उत्तरदायी ठहराया जाता है। भौतिक जीवन की सफलताओं के लिए भी उसी को आधारभूत माना जाता है। यही सामान्य दिखते हुए भी असामान्य निष्कर्ष है। पिछले दिनों परिस्थितियों एवं साधनों को मनुष्य की प्रगति अवगति का कारण माना जाता था। भैया शांतिलाल भैया जी भैया थोड़ा सा धीरे, मैं इतना तेज नहीं पकड़ पाता हूँ। भैया मेरा भी जो है फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती है, बड़ा धीरे धीरे चलता है दिमाग। जी जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी अपना पैर बदल लिया। पिछले दिनों परिस्थितियों एवं साधनों को मनुष्य की प्रगति अवगति का कारण माना जाता था। उत्थान पतन का निमित्त दूसरों को सहकार एवं अपकार को समझा जाता था। कई बार शारीरिक स्थिति को ही सफलता असफलता का श्रेयाधिकारी ठहराया जाता था। अब वैसी स्थिति नहीं रही। मनःशास्त्रियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि व्यक्तित्व के प्राय सभी क्षेत्र मानसिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। अस्तु यदि किसी को अपनी गई गुजरी स्थिति सुधारनी है और महत्वपूर्ण प्रगति करनी है तो मुरझाए पेड़ के पत्ते धोने की अपेक्षा उसकी जड़ में पानी लगाना चाहिए। अस्त व्यस्त मन स्थिति को सुव्यवस्थित बनाना चाहिए। बुद्धि के केंद्र चेतन मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के लिए स्कूल कॉलेजों एवं अन्य ज्ञान संस्थानों का प्रबंध है। पर अब यह जाना यह गया है कि बुद्धिमत्ता से अधिक महत्वपूर्ण है आदतें। आदतों के सही होने पर स्वल्प बुद्धि से ही व्यवस्थित रीति नीति अपनाकर उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचा जा सकता है। इसके विपरीत तीक्ष्ण बुद्धि व्यक्ति भी बुरी आदतों का शिकार बनकर समय और शक्तियों का अपव्यय करता है और घाटा उठाता है तथा असफल रहता है। अब नई शोध का विषय है अतीन्द्रिय विज्ञान, जिसे पाश्चात्य देशों में परामनोवैज्ञानिक कहा जाता है, परामनोविज्ञान कहा जाता है। इन अनुसंधानों में ऐसी घटनाओं के प्रामाणिकता जांची जाती है जो प्रकृति के सामान्य घटनाक्रमों एवं मनुष्य के साधारण साधनों से भिन्न प्रकार की होती है। मानवीय चेतना पर अवतीत होने वाली अद्भुत जानकारियों का स्रोत कहाँ है, वे किस आधार पर घटित होती है, वे अनायास ही व्यक्ति विशेष पर ही घटित होती है या प्रयत्न पूर्वक वैसी स्थिति पैदा की जा सकती है। यह ऐसे ही अनेक प्रश्नों की श्रृंखलाएं सामने प्रस्तुत है जिनके समाधान खोजने के लिए परामनोवैज्ञानिक क्षेत्र में अनुसंधान करना प्रयत्नशील है। इस प्रयास में भी बहुत थोड़े ही निष्कर्ष निकल सके हैं। जो जानना बाकी है उसे देखते हुए सफलताओं को नगण्य ही कहा जा सकता है। फिर भी कुछ निष्कर्ष ऐसे हैं जिनके आधार पर अतीन्द्रिय क्षमता के कारणों पर थोड़ा प्रकाश पड़ता है। यह माना गया है कि मस्तिष्क की अचेतन क्षेत्र शरीर संचालन की गति विधियों का सूत्रधार तो है, पर उसकी सामर्थ्य उतने तक ही सीमित नहीं है। मन की दोनों परतों को जितनी मात्रा में विकसित होने पर अवसर मिलता है उतना ही वे व्यक्तित्व को अधिकाधिक प्रतिभा संपन्न बनाती है और सफलताओं के नए नए द्वार खोलती है। व्यक्तित्व के समग्र विकास में शरीरगत समर्थता की तुलना में मानसिक बलिष्ठता की भूमिका असंख्य गुनी बढ़ी चढ़ी होती है। मनोबल संपन्न मनुष्य दुर्बल और रुग्ण होते हुए भी अपनी प्रखरता बनाए रह सकता है और उसी स्थिति में ऐसा कुछ करता या कराता रह सकता है जिसे आश्चर्यजनक एवं सराहनीय कहा जा सके। इसके विपरीत शरीर से बलिष्ठ एवं सुगठित होने हुए भी मनोबल की दृष्टि से गए गुजरे लोग सुविधा साधनों के रहते हुए भी गई गुजरी स्थिति में दिन काटते, पग पग पर असफल होते, उपहासात्मक बनते देखे जाते हैं। दैनिक जीवन में अधिकांश सफलताएं प्रायः विकसित मन स्थिति की ही प्रतिक्रिया होती है।
आदतें और कुछ नहीं, अंतर मन की वर्तमान दृढ़ता ही उनका निर्माण करती है। इसी को व्यक्तित्व कहते हैं। प्रगति और अगति इसी पृष्ठभूमि पर निर्धारित रहती है। कुछ समय पूर्व बीमारियों के कारण रोग कीटाणुओं के आक्रमण, संग्रहित विजातीय द्रव्य एवं अमुक अवयवों की टूट फूट आदि माने जाते थे और इन्हीं को निरस्त करने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपचार किए जाते थे। अब गहराई तक जाने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह कारण गौण और अचिंतन्य चिंतन का मानसिक विकृतियों प्रधान कारण है। अब मनोविज्ञानी मनोविकारों को न केवल मस्तिष्कीय रोगों का वरन शारीरिक रोगों का भी सर्वोपरि कारण माना जा रहा है। यह पाया गया है कि मनोबल संपन्न, साहसी और संतुलित व्यक्ति सामान्य अथवा घटिया शारीरिक स्थिति में निरोग की तरह काम करता और प्रसन्नचित रहता है, जबकि अस्त व्यस्त मन स्थिति वाला अकारण ही गिरी मरी स्थिति में पड़ा रहता है। कितने ही दर्द रोग एवं रोग ऐसे होते हैं जिसकी जड़ शरीर में नहीं मन में होती है। शरीर की जांच पड़ताल करके डॉक्टर कहता है कि इसे कोई रोग नहीं है, पर रोगी अपने को रोग में पीड़ाग्रस्त अनुभव करता है। ऐसी बीमारियां विशुद्ध मानसिक रोगों पर भी उतनी ही कष्टकारक होती है जितनी की वास्तविक रुग्णता। आंखों की चमक, चेहरे पर आकर्षण, होठों पर नाचती मुस्कुराहट, वाणी में प्रभाव जैसे व्यक्तित्व को मनोरम बनाने वाली विशेषताएं शारीरिक गठन पर नहीं, मानसिक उत्साह पर निर्भर करती है। रंग रूप की पुष्टि से सुंदर दिखने वाला व्यक्ति भी मानसिक अस्त व्यस्त होने पर उपेक्षीय उपासास्पद बने रहते हैं। प्रथम दर्शन में जो आकर्षक प्रभाव उत्पन्न हुआ था वह संपर्क में आने और व्यक्तित्व का परिचय मिलने के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत काले कुरूप मनुष्य भी आंतरिक उत्साह के कारण बड़े तेजस्वी एवं आकर्षक प्रतीत होते हैं। उसकी कल्पना, सूझबूझ, वाणी, आकांक्षा, स्फूर्ति, साहसिकता एवं उमंग देखकर हर किसी को संपर्क में आने की इच्छा होती है। ऐसे लोगों के सानिध्य में हर कोई प्रसन्नता अनुभव करता है। आरोग्य से लेकर आकर्षण तक शरीर की सभी विशेषताएं मनोबल पर निर्भर रहती है। सक्रियता से लेकर सफलता तक का सारा क्षेत्र मन स्थिति में ही प्रभावित पाया जाता है। मनोबल भी यांत्रिक विद्युत की तरह ही एक प्रभावशाली तत्व है। उसका प्रभाव मनुष्य एवं दूसरे प्राणियों पर होते हुए भी आए दिन देखा जाता है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी सीमावर्ती लोगों को किस प्रकार अपना अनुचरण बनाता है, उसका प्रमाण सर्वत्र उपलब्ध होता है। अन्य प्राणियों को प्रभावित करने में भी कुछ मनुष्य लोग असाधारण रूप से सफल होते हैं। सर्कस में पशुओं से शिक्षक क्रूर प्रकृति के हिंसक प्राणियों को भी दुलार फटकार के सहारे प्रशिक्षित करते और उन्हें कठपुतली की तरह नचाते हुए देखे जाते हैं। महावत का कहना हाथी मानता है और मनस्वी घुड़सवार के पीठ पर पहुंचते ही अड़ियाल घोड़ा भी सीधा हो जाता है। कितने ही लोग भिन्न प्रकार की प्राणियों को जन्मजात द्वेष, बुद्धि को स्नेह, सहयोग के बदल देते हैं। ऋषियों के आश्रम में सिंह और गाय साथ रहने की बात प्रसिद्ध है। अभी भी कईयों ने कुत्ते बिल्ली इस प्रकार पाले होते हैं कि वो सहोदर भाई बहन की तरह रहते हैं। इटली का एक किसान अपनी मुर्गियों के फार्म को रखवाली पालतू बिल्लियों से कराता था। कुत्ते और मनुष्यों की मित्रता एवं वफादारी के अनेक प्रसंग सुने जाते हैं। उनसे पालने वालों की मानसिक प्रभाव ही प्रधान रूप से काम करता है। पूरे परिवार में किसी व्यक्ति विशेष के साथ अतिरिक्त लगाव रखने वाला पालतू पशु वस्तुतः किसी भी मनस्थिति में प्रभावित होते हैं। ज्ञान संपदा का अपना महत्व, बौद्धिक तीक्ष्णता के लाभ और चमत्कार सर्वविदित हैं, पर यदि आदतों का मूल्यांकन किया जा सके तो प्रतीत होगा कि उसका वजन मस्तिष्क की तीक्ष्णता के सम्मिलित उपलब्धियों की तुलना में भी भारी पड़ता है। बुरी आदतें क्षति पहुंचाती हैं, उसकी भरपाई अन्य विशेषताओं में नहीं हो सकती। आलस्य को ही लें, वह देखने में छोटी सी बुराई है, पर उसकी प्रतिक्रिया हर काम को अधूरा, अस्त व्यस्त और अनकिया हुआ पड़ा रहने के रूप में सामने आती है। फलतः सुयोग्य और साधन संपन्न व्यक्ति भी अपनी आक्रमणता के कारण पग पग पर असफल होते रहते हैं। ऐसी बहुमूल्य प्रतिभाएं जो बहुत कुछ कर गुजर सकती थी और अपनी विशेषताओं के कारण चमत्कार उत्पन्न कर सकती थी, वे आलस्य और प्रमाद की दलदल में फंसे रहने के कारण अपंग, असमर्थों जैसी दयनीय स्थिति में पड़ी रही।
इसके विपरीत कर्मनिष्ठ, श्रमशील, नियमित और व्यवस्थित लोग स्वल्प बुद्धि एवं स्वल्प साधनों की सहायता से ही अभिष्ट प्रयोजन में तत्परता पूर्वक लगे रहते हैं, कारण उन्नति के उच्च शिखर तक जा सकते हैं। कटु स्वभाव, अधीरता, चटोरापन, नशेबाजी, फिजूलगर्जी जैसी छोटी दिखने वाली आदतें धीरे धीरे जितनी हानि पहुंचा देती है, उतनी भयंकर दुर्घटनाएं, आकस्मिक विपत्तियां भी नहीं कर सकती। संसार से महामानव परिस्थितियों वश यशस्वी नहीं हुए और न साधन ही उन सफलताओं के कारण में है। उस प्रखर मनस्विता ने ही उन्हें आगे बढ़ाया, जो आदतों के रूप में चिंतन तथा क्रिया पद्धति की उच्च स्तरीय बनाए रही। स्मरण रहे, आदतों का सीधा संबंध अचेतन मन से है। उसका आरंभ भले बुरे चिंतन से अथवा अनुकरण से होता है, पर जब वे जड़ें जमा लेती हैं तो फिर उन्हें उखाड़ना कठिन हो जाता है। नशेबाजी के संबंध में प्राय यही होता है। दुष्परिणामों को देखते समझते हुए भी नशेबाजी अपनी आदतों के सामने एक प्रकार से विवश ही हो जाता है और छोड़ने की जल्पना करते रहते हुए भी कुछ नहीं बन पड़ता। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं समाज सम्मान की अपार क्षति सहन करते हुए भी वो दम तो तोड़ देता है, पर उस आदत से पिंड छुड़ाने में अपने को असमर्थ पाता है। यदि बात सामान्य भली बुरी आदतों के बारे में भी कही जा सकती है, हलक फुलक सी हो तो बात अलग है, अन्यथा स्वभाव का अंग बन जाने वाली गहरी जड़ें जमा लेने वाली आदतें व्यक्तित्व का अंग बन जाती है और प्रगति अवगति का महत्वपूर्ण कारण सिद्ध होती है। आदतों का केंद्र अचेतन मन है। उस क्षेत्र को यूं सामान्य दृष्टि से उपेक्षित माना जाता है, पर वस्तुतः उसकी गरिमा बुद्धि संस्थान से भी अधिक बड़ी चढ़ी हुई है। विचार तो आदमी क्षण भर में बदल सकता है, पर स्वभाव को बनाना या बदलना उतना सरल नहीं है। चिंतन का ढर्रा, इच्छाओं का रुझान, विश्वासों का गठन, अभ्यास का पुनरावर्तन जैसे तत्व ही मिलकर स्वभाव का सृजन करते हैं और उसी को व्यक्तित्व के साथ प्रपुष्टित होते देखते हैं। इस प्रकार अचेतन मन ही वस्तुतः सारे जीवन पर छाया हुआ मिलता है। आदतें तो अचेतन में रहती हैं, पर उन्हें पूरी करने के लिए योजना बनाना, व्यवस्था करना एवं समर्थन में तर्क गढ़ना, प्रमाण ढूंढना चेतन मन का काम है। समझने की सुविधा के लिए यह चेतन अचेतन का विभाजन है। वस्तुतः वह एक ही महातत्व की दोहरी क्रिया पद्धति है। एक ही व्यक्ति विद्वान, पहलवान, चित्रकार, साहित्यकार, वक्ता और नर्तक हो सकता है। देखने में यह क्रियाएं एक दूसरे से असंबद्ध लगती है, पर पेड़ में फूल और फल आने की तरह यह दोहरी प्रक्रिया आसानी से चलती रह सकती है। मन वस्तुतः एक है। उसे स्थूल शरीर की सूक्ष्म संचालक शक्ति कह सकते हैं और समझने की सुविधा के लिए बिजली तथा मशीनों के सहयोग से चलने वाली फैक्ट्री का उदाहरण दे सकते हैं। शरीर को मशीन और मन को बिजली कहा जाए तो यह उदाहरण ठीक ही होगा। मन के दो भाग हैं, एक अचेतन, दूसरा चेतन। अचेतन का काम आकुंचन, प्रकुंचन, श्वास प्रश्वास, निमेष उन्मेष, पाचन विसर्जन, रक्त भिसरण, क्षुधा पिपासा, निद्रा जागृति जैसी व्यवस्थाएं जुटाने रहना होता है। तरह तरह की आदतें तथा आस्थाएं भी उसी में जड़ जमाए बैठी रहती हैं और अविज्ञान रूप में जीवन क्रम का परोक्ष संचालन करती रहती है। चेतन का काम इच्छा, ज्ञान, क्रिया का धारण करना तथा उसके सहारे आवश्यक व्यवस्थाएं बनाते एवं जुटाते रहना होता है। अध्यात्म की भाषा में चेतन की बुद्धि और अचेतन को चित्त कहते हैं। इन दोनों के सहारे जड़ पदार्थों से बना पंच भौतिक शरीर चैतन्य सत्ता की तरह काम करता दिखता है। यो शरीर यात्रा के लिए भी प्राणी चेतना को बहुत कुछ उपलब्धियां ब्रह्मांड चेतना से ही मिलती है, किंतु जब आत्मिक प्रगति की चेतना के परिष्कृत एवं प्रखरता की बात आती है, तब उसे उस ब्रह्मांड शक्ति सागर का ब्रह्म संबंध का अधिक सघन संबंध चल पड़ता है। सामान्य शरीर यात्रा प्रकृति के स्वसंचालित विधि व्यवस्था के सहारे ही चलती रहती है। उसके लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण, समाज संपर्क एवं स्कूली अध्ययन से काम चल जाता है, पर आत्मिक प्रकृति की चेतनात्मक प्रखरता की आवश्यकता अतिरिक्त रूप से साधन प्रयास करने से ही संभव होती है। योगाभ्यास एवं तपश्चर्या की सारी विधि व्यवस्था इसी प्रयोजन के
लिए विनिर्मित हुई। कभी कभी ऐसे अपवाद भी देखे जाते हैं कि बिना किसी साधन के चेतना एवं असाधारण विकास पाया गया है, पर वह अनायास ही दिखते हुए भी वस्तुतः पूर्व जन्मों की संग्रहित संपदा ही होती है। कुछ बालक जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि होते हैं, कम आयु में भी उसकी प्रतिभा कई विषयों में वयस्कों जैसी विकसित होती है। कुछ बालक छोटी उम्र में गायक, वादक, वक्ता आदि विशेषताओं से संपन्न होते हैं। कुछ विशेष प्रशिक्षण भी नहीं मिला होता है, पर लगता है अपने विषय में पारंगत है। यह उनके पूर्व जन्मों के संचित संस्कार होते हैं, जो अवसर पाते ही अपने आप उगते और बढ़ते मालूम होते हैं। वस्तुतः उसकी जड़ पहले से ही विद्यमान होती है। अचेतन का परिष्कारी अध्यात्म भाषा में आत्मनिर्माण, आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, आत्मोद्वार आदि नामों से पुकारा जाता है। सुसंस्कृत और अधपतित मनुष्य में स्थूल दृष्टि से कोई बड़ा अंतर नहीं होता। उनके शारीरिक अवयव एवं ज्ञान कौशल आदि में कुछ बहुत सामान रहते हुए भी प्रकृति में जमीन आसमान जितना अंतर पाया जाता है। इन्हीं कारण से उन्हें निंदा प्रशंसा का, सफलता असफलता का भागी बनना पड़ता है। अध्यात्म विज्ञान की यदि सात्विक समीक्षा की जाए तो प्रतीत होता है कि यह सभी प्रतिष्ठापना और घेराबंदी अचेतन की पशु वृत्तियों के ऊंचा उठाकर मानवता की उच्च स्तरीय संस्कारिता के बदलने के लिए ही खड़ी की गई है। तत्व दर्शन के आधार पर जिस दृष्टिकोण को आकांक्षाओं, आस्थाओं के रूप में हृदयंगम किए जाने पर जोर दिया गया है, वह अचेतन की दिशा धारा को परिष्कृत करने का उद्देश्य लेकर ही प्रतिष्ठापित की गई है। जी भाई साहब, सभी को प्रणाम। कुछ त्रुटियां हुई हैं आज बोलने में। भैया कोई त्रुटि नहीं हुई है, सब बढ़िया है जी भैया के फ्लो को हम लोग बाधित कर दिए थे ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है प्रभाव हो गया था। भैया के अंदर प्राण शक्ति बहुत अधिक है, तो भैया का प्राण छलकता है, वो हम लोग को उनके वाणी के ओज से पता चलता है। तो प्राणमय कोश जागृत है भैया का। जी जी भैया। तो बिल्कुल समय व्यर्थ न करते हुए मैं सीधा निवेदन करूंगा अमन भैया, इसका सार प्रस्तुतिकरण तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पूरे चैप्टर में ही, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका मार्गदर्शन आप करें जरा सा अपने अनुभव से, हम सबको लाभान्वित करें। जी भैया। भैया बहुत बहुत धन्यवाद शांतिलाल भैया को। भैया बहुत ही ऊर्जावान हैं और जबल से इनकी ऊर्जा का लाभ हम लोगों को भी मिलता रहता है। तो इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि अचेतन का परिष्कार हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। कम से कम मनुष्य जीवन में तो यही लक्ष्य है। बाकी और कोई योनियां या कुछ होती, या कोई देव योनि होती या कुछ होती, तो हो सकता था वहां पर सुख को पाना और आनंद को पाना, वो सब चीज लक्ष्य था। लेकिन इस योनि में तो कम से कम यही एक लक्ष्य है कि अचेतन का परिष्कार किसी तरीके से हो जाए, यही लक्ष्य इसमें बनता है। तो अभी ये समझ में आ रहा है कि जो चैप्टर छूटे हैं इसमें, वो कितने महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। एक एक चैप्टर में जो है कितना कितना अपने आप में गहन, और आगे भी आने वाले जो चैप्टर हैं वो भी अपने आप में गहन चैप्टर हैं। तो ये जो है बहुत बढ़िया चैप्टर है। अगर इनको हम लोग नहीं पढ़ते तो हम लोग का बहुत सारा इसमें जो है ये छूट जाता, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाते हैं। इनको तो क्यों निकाला कुल गया मिला भैया चैप्टर को नए वाले वांग्मय से? भैया इन प्रश्नों पे हम ना जाए तो ज्यादा अच्छा है, हम जो है उसको वो करें। ये तो प्रश्न का कोई अभी उत्तर नहीं है हमारे पास में, क्योंकि कभी चर्चा भी नहीं हुई इस विषय पर जो है प्रकाशन से। लेकिन कुल मिला के ये मान लिया जाए कि हम लोग का सौभाग्य है कि पुराने संस्करण अभी भी हमारे पास में है, तो उनसे अपनी बात बनती जा रही है। और पीडीएफ जितने अपने पास उपलब्ध हैं सारे पुराने संस्करण हैं। तो हमारे पास सारे के सारे पीडीएफ उपलब्ध हैं, करीब करीब 60-65 वांग्मय के पीडीएफ उपलब्ध है। जिनको भी चाहिए हम गूगल ड्राइव शेयर कर देंगे, आप अपना डाउनलोड करके रख लीजिए उसको, तो वो काम आता रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है जो ये बात ये कही गई है कि दो परत बताई गई है इसमें। एक तो चेतन की परत है, जो हम लोग आज सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि चेतन की परत वही बुद्धि वाली परत है। तो बुद्धि वाली परत को तो हम सभी लोग जो है ये बनाने में लगे रहते हैं। हम बुद्धि को जो है सभ्य भी बनाते हैं,
हम बुद्धि को जो है ये भी बनाते हैं, उसको जो है बौद्धिक विकास के लिए हम तरह तरह के ज्ञान का अर्जन भी करते हैं, तरह तरह की भाषाएं सीखते हैं। ये सब जो है बुद्धि के कुशाग्र करने के लिए ये सारे के सारे टूल इसका प्रयोग किए जाते हैं। ये सब चेतन का हिस्सा है, ये सब चेतन का हिस्सा है। अब इससे भी ये बताया गया है कि इसमें बुद्धिमत्ता से भी अधिक महत्वपूर्ण है आदतें। ये एक ऐसा पक्ष है जिसको जो है शायद ही हम लोग तो अभी बार बार ये पढ़ रहे हैं, अचेतन अचेतन पढ़ रहे हैं पूरा। हमें लगता है कि कितना जो है ये वाङ्मय जो है ये पढ़ते पढ़ते जो है इतना हमारे अचेतन में ही पूरा का पूरा अचेतन ये घुस गया होगा जाके, एकदम जो है बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया होगा कि आदतों का परिष्कार करना ही परम लक्ष्य है, इतना। लेकिन स्वाध्याय का यही महत्व रहता है। गुरुदेव कहते हैं तीव्र आकांक्षा, आकांक्षा जो पुस्तक भी देखी है, तीव्र आकांक्षा सफलताओं की जननी, तीव्र इच्छा सफलताओं की जननी। लेकिन वो इच्छा तीव्र हो कैसे, वो इच्छा तीव्र हो कैसे? वो इच्छा तीव्र इसी से होती है कि जब हम बार बार किसी चीज को पढ़ते हैं, बार बार स्वाध्याय करते हैं, बार बार उसके फायदे करते हैं, तो धीरे 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 हमारी जो है उसको धीरे धीरे करके जो है शनय शनय जो है वो इच्छा तीव्र होती हुई चली जाती है। ये स्वाध्याय ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही चीज पढ़े जा रहे हैं 6 महीने से। 6 महीने का तो मुझे लगता है समय कम से कम हो गया होगा इसमें, 6 महीने से अधिक का ही समय हो गया होगा। 6 महीने से हम एक ही चीज पढ़े जा रहे हैं तो ये हमारी व्यर्थ है। कभी कभी लगता है कि ये तो सेम ही है, इसमें पुराने चैप्टर में गुरुदेव यही कह रहे थे। कुल मिला के देखा जाए तो ये वाङ्मय पूरा का पूरा हमें यही बताता है कि किस प्रकार से हमें चेतन का परिष्कार करना है। एक ही जो है उसमें एक ही लाइन में ये कहा जाए कि हमें अपने अचेतन का आदतों का परिष्कार करना है। तो फिर इतना लंबा बार बार पढ़ने की आवश्यकता क्या है? बार बार उस चीज को रिपीटेशन की आवश्यकता क्या है? रिपीटेशन की इसीलिए आवश्यकता है, हमारे मन का स्वभाव ऐसा, बिना रिपीट किए जो है वो बात उसकी समझ में आती नहीं है। बिना रिपीट किए वो जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बात जाती नहीं है। बिना रिपीट किए जो है हमारी तीव्र इच्छा नहीं बनती। कुछ लोग जो है मैथमेटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्यों? कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता इंटरेस्ट। तो अब जो है कुछ लोगों को इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आता, लेकिन जब वही लोग जो उसका बार बार अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने से जब वो सरल हो जाता तो उसका इंटरेस्ट आने लगता। कि बार बार हम लोग अभ्यास करके जो है यही बात बार बार हम लोग स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं कि बुद्धि से भी ऊपर की चीज है आदतों का परिष्कार। ये हम लोग इसलिए समझ पा रहे हैं कि हम लोग 6-8 महीने से इसी बात को बार बार करते जा रहे हैं। कोई व्यक्ति जो है एक बार में इस बात को ये पढ़ लेगा तो ज्ञानात्मक रूप से समझ जाएगा, वैचारिक रूप से समझ जाएगा कि भाई आदतों का है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में तो कम से कम नहीं घुसेगा जाके। उसके लिए तो उतना प्रयास करना पड़ेगा जितना हम लोगों ने प्रयास किया है, 1-1 घंटा रोज दिया है इस बात को रोज समझने के लिए कि आदतों का परिष्कार करना है, संस्कारों का परिष्कार करना है, आदतों का परिष्कार करना है। यही होता है, इसी तरीके से बनता है। धीरे धीरे करके कोई चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है तो हमारी आकांक्षा बन जाती है। आज सुबह हम लोग जो है ये चर्चा कर रहे थे, संकल्प कैसे उभरता है। भाई संकल्प कैसे उभरेगा? अभी बात तो सही है कि हम इस आदत से जो हमारे खराब संस्कार उनसे लड़ेंगे, लेकिन उसका संकल्प कैसे उभरेगा? उसका संकल्प ऐसे ही उभरता है, इच्छा और आकांक्षा के समन्वय से ही संकल्प उभरता है। जो आज सुबह के स्वाध्याय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तीव्र इच्छा और आकांक्षा, जब ये दोनों मिलते हैं तब एक संकल्प का जन्म होता है। और जब व्यक्ति के अंदर संकल्प का जन्म होता है उसी दिन से जो है उसका वहां पर एक नया जीवन शुरू होता है, संकल्प का जीवन शुरू होता है। और अपनी फिर ये जीवन के कठिनतम पथ पर भी जो है वो आराम से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, चुनौतियों से परेशानी से घबराता नहीं है। तो इसलिए ये बात तो हमें खूब समझ में आती है कि आदतों के सही होने पर स्वल्प बुद्धि से बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं, स्वल्प बुद्धि से, है ना, स्वल्प बुद्धि से भी व्यवस्थित रीति नीति अपनाकर उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचा जा सकता है। अगर हम बौद्धिक क्षमताओं की बात करें तो कबीर साहब कितना जो है स्कूल कॉलेज में गए थे, वो मुझे लगता है एक भी दिन नहीं गए थे, लेकिन उनका जो है उनके संस्कार, उनका चित्त का परिमार्जन उनको कहाँ तक ले गया। गुरुदेव कितना पढ़े थे लेकिन आदत थी गुरुदेव की आदतें इतनी बढ़िया थी, गुरुदेव के अंदर इतना बढ़िया वो था, ये था, ये हम लोग सब समझते हैं। उन्होंने अपनी आदतों को सुधार लिया था, उन्होंने अपने जीवन का ही परिमार्जन कर लिया था, एक एक क्षण को वो व्यर्थ नहीं करते थे। तो इसी तरीके से उन्होंने केवल 4th क्लास पास करके पूरा का पूरा ये कर लिया, पूरा का पूरा जो है इतना बड़ा वाङ्मय लिख दिया कि आज पीएचडी लोग जो एक एक वाङ्मय पर जो पीएचडी करते हैं। युगदृष्टा का जीवन जो है कितने लोगों ने गुरुदेव के उस पर कहा, और वो पूरा का पूरा जो युगदृष्टा का जीवन दर्शन लिखा गया है
ये बहुत सारे लोगों के पीएचडी जो हुई है उसी का जो है ये वो है, पूरा सार संकलन जो है उसी का जो परिणाम है। कितने लोगों ने गुरुदेव के जीवन पर पीएचडी की है, एक एक वांग्मय पे पूरा पूरा जो पीएचडी की जा सकती है, पीएचडी से भी ऊपर जो है इस पर रिसर्च की जा सकती है। लोग कितना गुरुदेव का जो है अलग अलग वांग्मय पर पीएचडी कर रहे हैं, गुरुदेव पर पीएचडी कितनी कितनी हो गई। हम लोग समझ सकते हैं गुरुदेव ने जो है स्कूल कॉलेज में नहीं, लेकिन अपने चेतन को परिमार्जित, अचेतन को परिमार्जित करके अथाह अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया। इंग्लिश भी सीखनी थी तो जेल में जाकर जो है उसके एल्युमिनियम के तसले पर कोयले से इंग्लिश सीख ली पूरी। एक लीडर करके एक समाचार पत्र वहां पर निकलता था, उनके हाथ लग गया, उसी से पूरी पूरी अंग्रेजी सीख गए। कितना बढ़िया सदुपयोग गुरुदेव ने वहां पर ये कर लिया। तो हम समझ सकते हैं कि एक छोटी सी बुद्धि जो यहाँ बात कही गई है कि अल्प बुद्धि भी जो है अपने प्रगति के शिखर पर पहुंच सकती है, व्यवस्थित रीति नीति अपनाकर प्रगति के शिखर पर पहुंच सकती है। इसमें ये माना गया है कि मस्तिष्क का अचेतन क्षेत्र शरीर संचालन की गतिविधियों का सूत्रधार है, पर उसकी सामर्थ्य उतने तक सीमित नहीं है। हम लोग ये बार बार पढ़ चुके हैं कि जो हमारा जो है ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या है, उस पर कोई कमांड हमारी नहीं होती है। हमारा सांस लेना, हृदय का धड़कना, भोजन का पचना, बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है ये जो हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से ये चलती रहती है। तो इन पर ये तो यहीं तक केवल अचेतन कहीं सीमित नहीं है, ये कहा गया उसकी सामर्थ्य उतने तक सीमित नहीं है। मन की दोनों परतों को जितनी मात्रा में विकसित होने का अवसर मिलता है उतना व्यक्तित्व को अधिकाधिक प्रतिभा संपन्न बनाया जा सकता है और सफलता के नए नए द्वार उससे जो है खोले जा सकते हैं, उतना ही व्यक्तित्व बढ़िया बनता चलेगा। हम लोग कहते हैं हमारी पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट हो, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, ये सारी की सारी हम एक ही चीज से कर सकते हैं कि हमारे किसी प्रकार से हमारा जो है ये अचेतन का परिष्कार ये बन जाए। अब देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर बात कही है, आदतों के बारे में बताया। आदतों की परिभाषा क्या है, देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे आदतों की परिभाषा। अभी तक हम लोग आदत आदत आदत, आदतों की परिभाषा क्या है? आदतें और कुछ नहीं, अंतर मन की वर्तमान दृढ़ता ये उनका निर्माण करती है। अंतर मन की वर्तमान दृढ़ता, जिस चीज पर हम लोग आज दृढ़ हैं वही उनका निर्माण करती है। इसी को व्यक्तित्व कहते हैं और प्रगति अवगति की इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो जो है हमारी वर्तमान की दृढ़ता है, अगर हम किसी चीज पर दृढ़ हो जाए तो वो आदत के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और अगर उस पर दृढ़ता से नहीं ये कहा जाए, साक्षी भाव से उसको निकलने दिया जाए तो आदत बनती भी नहीं है। वो कभी वो फिर जो है आदत नहीं बनती है, स्वभाव नहीं बनता है, वो फिर जो है कर्म जो है अनासक्त बना रहता है, कोई हमारे चित्त में कोई नई वृत्ति नहीं बनाता है। ये पाया गया है कि मनोबल संपन्न साहसी संतुलित व्यक्ति सामान्य अथवा घटिया शारीरिक स्थिति में निरोगों की तरह काम करता और प्रसन्न चित्त रहता है। तो ये समझते हैं मनोबल संपन्न व्यक्ति, साहसी और संतुलित व्यक्ति सामान्य अथवा घटिया शारीरिक स्थिति में निरोगों की तरह काम करता है। हम लोग समझ सकते हैं कि अगर स्वास्थ्य भी खराब होगा लेकिन मनोबल का धनी व्यक्ति होगा तो वो कितना ऊंचे से ऊंचा बड़ा से बड़ा काम कर सकता। शारीरिक स्वास्थ्य उसमें आड़े नहीं आ सकता, मन स्ट्रांग होना चाहिए। हम लोग देखें तो जितने भी जो हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं वो लोग कई शारीरिक समस्याओं से पीड़ित थे। स्वामी विवेकानंद अस्थमा की समस्या से अंत में उनके अंतिम क्षणों में अस्थमा की समस्या से पीड़ित हो गए थे। बहुत अधिक जो है उन्हें वो जो है वो समस्या थी, लेकिन फिर भी अपना जो है वो पूरा का पूरा उन्होंने काम जो है उसको पराकाष्ठा तक पहुंचाया। हम लोग बात करें इनकी आदि गुरु शंकराचार्य की, बेचारे भगंदर के फोड़े से जो है तो पीड़ित थे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने जो है विश्राम करना नहीं माना, उन्होंने पूरा का पूरा अपना ये काम करते रहे। बहुत सारे लोग जो है जीवन में कई कई पीड़ाओं से, लेकिन उन पीड़ाओं से ग्रसित रहते हुए भी उन्होंने उच्च मनोबल के सहारे जो है जीवन में उच्चतम आयामों को प्राप्त किया। आगे इसमें कहा गया है कि ज्ञान संपदा का अपना महत्व है, बौद्धिक तीक्ष्णता के लाभ चमत्कार सर्वविदित है ना। ज्ञान संपदा का महत्व बिल्कुल ठीक है, ये है। हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ लेते हैं तो जो है या कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो उसी सारे हम लोग आईएएस बन जाते हैं, उसी सारे हम लोग इंजीनियर्स बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं। तो बौद्धिक क्षमता की अपनी विशेषता है, ये भी मनुष्य को बढ़ानी पड़ती है। आज के समय में जीवों को उपार्जन करने के लिए ये मनुष्य को बढ़ानी पड़ती है, ये करना पड़ता है। पर यदि आदतों का मूल्यांकन किया जा सके तो प्रतीत होगा उनका वजन मस्तिष्क की तीक्ष्णता की सम्मिलित उपलब्धियों की तुलना में भी भारी पड़ता है।
सारी की सारी उपलब्धियां अगर मस्तिष्क की तीक्ष्णता की मिल जाए, लेकिन फिर भी जो है उसके आगे एक परिमार्जित हमारा अचेतन जो है फिर भी उसके आगे भारी पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। आलस्य को ही लें, अब इसमें देखते हैं बुरी आदतें क्षति पहुंचाती हैं, उनकी भरपाई अन्य विशेषताओं में नहीं हो सकती। आलस्य को ही लें, वह देखने में छोटी सी बुराई है, पर उसकी प्रतिक्रिया हर काम को अधूरा, अस्त व्यस्त, अन किया हुआ पड़ा रहने के लिए के रूप में सामने आती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि देखने में छोटी सी बुराई है आलस, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना बुरा पड़ता है। ये सारी की सारी बौद्धिक क्षमताओं को, सारी की सारी बौद्धिक क्षमताओं को ये तहस नहस करके रख देती है। आलसी व्यक्ति जो है अच्छी बौद्धिक क्षमता होते हुए बहुत कुछ अपने जीवन में नहीं कर पाता है, बहुत कुछ अपने जीवन में जो है वो अपनी प्रतिभाओं का भी उपयोग जो है आलसी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं कर पाता, भले ही उसको बचपन से ही ये सारी चीजें प्राप्त हो, लेकिन वो नहीं कर पाता है। इसमें और भी इसमें बताया गया है कि इसके विपरीत कर्मनिष्ठ, श्रमशील, नियमित और व्यवस्थित लोग स्वल्प बुद्धि एवं स्वल्प साधनों की सहायता से अभीष्ट प्रयोजनों में तत्परता पूर्वक लगे रहने के कारण उन्नति के उच्च शिखर तक जा पहुंचे। मतलब जो कर्मनिष्ठ लोग हैं, श्रमशील है, नियमित और व्यवस्थित लोग, नियमितता और व्यवस्थितता, जो व्यवस्थित जीवन बहुत आवश्यक है। बहुत हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, कभी हम लोगों में बड़ी प्रतिभा भी होती है, लेकिन के व्यवस्थित जीवन और नियमित जीवन ना होने के कारण जो है ये हम लोग इसमें नहीं। बहुत सारे हमने देखे हैं, बड़ी बड़ी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं, बहुत बहुत। कभी हम लोगों ने जैसे ये देखा, कभी बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि गुरुदेव के वांग्मय को उन्होंने जो है एक वांग्मय को जो है 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में पढ़ के खत्म कर दिया पूरा का पूरा। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, है ना, ऐसा नहीं था। उसमें ऊपर से पढ़ा उन्होंने उसकी चीजों को गहनता से समझने का प्रयास किया और बहुत सारी चीजों को पाया भी उसमें। लेकिन इतनी कुशाग्र बुद्धि, इतना बढ़िया होते हुए भी नियमितता जीवन में ना होने पर वो उसमें बहुत ज्यादा उसका लाभ नहीं उठा पाए। वांग्मय पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन जब रोज रोज हम लोग स्वाध्याय करते हैं, उसके साथ में अपना मनन चिंतन जुड़ता है, उसके साथ में अपना जो है विश्लेषण जुड़ जाता है। जब व्यक्ति रोज पढ़ता है, रोज विश्लेषण करता है, रोज मनन चिंतन करता है, तो जरूर उसी आत्मा का परिमार्जन होता चला जाता है। वो मंद गति से ही सही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। बहुत सारे हमने आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस को देखा, जिनकी प्रतिभा जो है जन्मजात प्रतिभा है, जिनकी प्रतिभा बड़े उच्च स्तर की है, जिनका बड़ी क्षमताएं, लेकिन वो बहुत ज्यादा जीवन में ना तो वो जो है इसमें आगे बढ़ पाए अध्यात्म में, है ना। अब भौतिकता के क्षेत्र को तो क्या कहा जाए, वो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम जो है अपने परिष्कार, अध्यात्म भी ना कहें, हम ये कहें कि अपनी उपलब्धियों को, अपनी आंतरिक क्षमताओं को जगाने में ज्यादा उन्हें मदद नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने को व्यवस्थित बन के चलना पड़ता है, क्रमनिष्ठ बन के चलना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा करें, रोज करें, नियमित करें। हम लोग जो है थोड़ा प्राणायाम करें, रोज करें। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन 1 घंटा प्राणायाम कर लिया, दूसरे दिन आधा घंटा कर लिया, तीसरे दिन किया ही नहीं, 15 दिन बहुत उत्साह से कर लिया तो फिर किया ही नहीं। थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट जो है, हम लोग ये देखें कि एक गर्डर होता है, उस गर्डर पे एक छोटा सा जो है, एक उसको गर्डर पे एक छोटा सा अगर ये लटका दिया जाए, कोई वेट लटका दिया जाए और उसको जो है रबड़ के कॉर्क से उसको धीरे धीरे इसको मारा जाए। गुरुदेव ने कहा है कि उसको गर्डर को छत से लटका दिया जाए और उसको रबड़ के कॉर्क से धीरे धीरे नियमित रूप से एक नियमित गति से, एक नियमित फ्रीक्वेंसी से उसको बार बार वो किया जाए, तो पूरी छत में रेजोनेंस पैदा हो जाता है और छत जो है पूरी की पूरी धड़धड़ा कर गिर सकती है। इतनी क्षमता होती है नियमितता में, इतनी क्षमता, रेजोनेंस उसी से बनता है। अगर रेजोनेंस का उदाहरण हमें जानना है कि कितना जबरदस्त रेजोनेंस की पावर होती है, तो एक चाइना के टेकोहामा ब्रिज की जो है एक घटना आती है, आप नेट पे सर्च करेंगे तो केवल हवाओं की मंद गति ने लेकिन एक स्टेडी मंद कंटिन्यूस गति ने जो है उस बड़े और भारी भरकम और उसको ब्रिज को, पूरे के पूरे ब्रिज को गिरा दिया, पूरे के पूरे, केवल हवाओं के छोटे छोटे झोंकों ने। तो हवाओं के छोटे छोटे झोंके, एक छोटा छोटा प्रयास ही हमारे जीवन में एक अद्भुत ये ला सकता है। इसमें जो है
ये गुरुदेव ने इसमें समझाने का प्रयास किया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसको। तो आदतों का सीधा संबंध अचेतन मन से होता है और उनका आरंभ भले ही बड़े बुरे चिंतन से अथवा अनुकरण से होता है, पर ये जड़ें जमा लेती तो उन्हें उखाड़ना मुश्किल होता है। छोटे छोटे चिंतन से आदतें बनती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े चिंतन उसमें लगते हैं, बहुत बड़ा बड़ा हमें कोई प्रयास करना पड़ा। छोटे छोटे विचार आते हैं, उसी विचार से जो है ये धीरे धीरे करके आदत बन जाती है। यूं शरीर यात्रा के लिए प्राणी चेतना को बहुत कुछ उपलब्धियां ब्रह्मांड चेतना से मिलती है। बहुत सुंदर है ये, ब्रह्मांड चेतना से मिलती रहती है। किंतु जब आत्मिक प्रगति की चेतना के परिष्कृत और प्रखरता की बात आती है, तब तो उस ब्रह्मांडीय शक्ति का सागर ब्रह्म संबंध का अधिक सघन संबंध चल पड़ता है। आत्मिक प्रगति की और चेतना की परिष्कृत और प्रखरता की बात आती है तो एक संबंध चलने लगता है, फिर ये आदान प्रदान चलने लगता है और असंभव से असंभव दिखने वाला कार्य बड़ी तेजी से होने लगता है। सामान्य शरीर यात्रा प्रकृति को स्व संचालित विधि के सहारे ये चलाती रहती है, स्वसंचालित विधि से चलती रहती है। लेकिन जब हम इसके पथ पर आगे बढ़ते हैं तो जबरदस्त रूप से हमें जो है फिर ब्रह्मांड का भी सहयोग मिलता है। आत्मिक प्रगति की चेतना की प्रकृति की आवश्यकता अतिरिक्त रूप से साधना प्रयास करने पर ही संभव होती है। अतिरिक्त रूप से हमें साधना प्रयास इसके लिए करना पड़ता है। योगाभ्यास और तपश्चर्या की सारी विधि व्यवस्था इसी प्रयोजन के लिए निर्मित है। कभी कभी अपवाद में देखा जाता है कि जो है बिना किसी साधना के चेतना का असाधारण विकास पाया जाता है, लेकिन ये असाधारण विकास ऐसे नहीं हो जाता है। ये पूर्व जन्मों के संस्कार भी व्यक्ति को होते हैं। अचेतन का परिष्कार ही अध्यात्म भाषा में आत्मनिर्माण, आत्म परिष्कार, आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, आत्मोद्धार है। अध्यात्म विज्ञान की यदि तात्विक समीक्षा की जाए तो यही प्रतीत होता है कि ये सारी प्रतिष्ठापना और घेराबंदी अचेतन की पशु वृत्तियों को ऊंचा उठाकर मानवता की उच्च स्तरीय संस्कारिकता में बदलने के लिए ही खड़ी की गई है। पूरा का पूरा सरंजाम इतना जो है केवल मनुष्य की आदतों का परिमार्जन करके और उसको जो है मनुष्योचित धर्म को निभाने के लिए जो है उसका उसकी विधि व्यवस्था जो है ये बनाई गई है इसके माध्यम से। बहुत बहुत आभार। तो मेरा निवेदन है कि अब हम लोग जो आपस में चर्चा कर सकते हैं और भाई बहन भी अपनी इस बात को रख सकते हैं। जी ये कुशपत भैया का हैंड रेस है। जी भैया, अनम्यूट कर ले भैया माइक अपना। म्यूट ही तो है। नहीं, अनम्यूट बोला मैंने। जी भैया कहिए। अच्छा, नहीं अभी मैं श्रोता के रूप में सुन रहा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कम अनुभव है इस क्षेत्र में। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के साथ चल पाऊँ। जी भाई साहब, बिल्कुल चलेंगे आप। और चलेंगे नहीं, बिल्कुल दौड़ेंगे, है ना। गुरुदेव हम लोगों को सबको हाथ पकड़ कर खींच रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल ये होगा। जी ये इसको कुछ सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। बहुत तेज न चल के धीरे 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 चाहे रोज एक ही कदम चलें, क्योंकि 4 कदम चलेंगे तो हमारी व्यवस्था होगी। योजनाएं भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही बनाए, दूसरे को देख के बनाने का भी कोई मतलब नहीं कि उसने किया, ऐसा किया वैसा किया। और जैसे लाइन एग्जैक्टली पता नहीं किसने कही है, वो नहीं याद। वो एक छोटा सा कपलेट है ना, रसरी आवत जात है पाथर पड़त निशान और करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो हर रोज अपनी आदतों पे थोड़ा थोड़ा अगर विचार करेंगे तो कुछ हो ना हो कुछ तो हो ही जाए। सब कुछ ना हो लेकिन कुछ तो परिवर्तन आ ही जाएगा। हाँ, ये तो धीरे धीरे चलने में ही फायदा है। तेज गति कहीं ना कहीं हमें लुढ़का देगी और जितना कुछ हम अपने आप को बदल पाएंगे शायद फिर वहां पे एक ब्रेक लग जाए।
जी दीदी, तो इसमें और भी साधक बंधु जो भी यहाँ पर हैं, कृपया अपने विचार ज़रूर रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है कि लगातार हम अपने अचेतन मन को टटोल रहे हैं, लगातार उसका परिमार्जन कर रहे हैं, लगातार अपनी कुछ न कुछ बुराइयों को मतलब जैसे आईना के सामने खड़े हो जाते हैं। तो जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तो वो बुराई हमें ना हमारे अंदर है, ये हमें पता चलने लगती है कि तो ये जो अपना इमेज देखना, जैसे कि कई बार कहीं पढ़ा था मैंने कि ईसा मसीह जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते थे तो वो एक पहाड़ पे चढ़ जाते थे। उस पहाड़ पे जाके वो वहाँ पे मतलब तप करते थे और अपनी जो वो उनको डिप्रेशन होता था अपनी ही बुराइयों से और समाज में जो चीज़ें हैं, उनसे वो काफ़ी ये होते थे 10-10, 15-15 दिन। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, तो अपने आप को आइसोलेट करके उसको जब एनालाइज़ करते हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ है, इसके अंदर ये जो फलाँ आदत है या ये जो बुराई है, ये मेरे अंदर है और हम इसको किस प्रकार से डेली इस बात को रिमाइंड कराते हैं अपने आप को कि हमको निकलना है इससे बाहर, निकलना है बाहर। तो शुरुआत में तो हमारे कुसंस्कार हमको रोकते हैं कि भाई कहाँ जा रहा है तू? कितने आनंद में है ये सब करता हुआ, तो क्यों छोड़ना चाहता है इसको? तो फिर हमारा जब आत्मबल उस पे हावी होता है और हम कहते हैं कि नहीं, अब हमें जो है अपना कायाकल्प करना है, हमें विचार संस्थान में हमें सुविचारों को लाना है, गढ़ना है अपने आप को। तो ये स्वाध्याय निश्चित रूप से मैं तो मतलब कहता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट है हर एक के जीवन में कि ये छोटे-छोटे जो चेंजेस है, ये एक दिन पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है और जब आप कई समय बाद लोगों से मिलते हैं तो लगता है अरे ये आदमी वो नहीं है जिससे मैं 2 साल, 5 साल पहले मिला था, ये तो कोई और ही व्यक्ति है। तो ये प्रयास हम सब लगातार करें और गुरुदेव ने तो इतना कुछ दे दिया है कि हमको लगता है कि एक लोटा भी अगर हम उसमें से निकाल पाएँ, वो तो पूरा सागर है, इतना वाङ्मय, इतना विषय, हर एक चीज़ के ऊपर लिख दिया है उन्होंने। तो हमारी क्षमता से बाहर है भैया कि ये हम लोग इसको पूरा का पूरा आत्मसात कर पाएँ। लेकिन जितना भी कर सकें, ये बहुत बड़ी बात होगी और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, मतलब हम लोग सिर्फ़ बैठते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, उससे ही हमारा परिमार्जन, परिष्कार बहुतों का हो रहा है। ऐसा मेरा मानना है। जी भैया। तो और भी भाई-बहन यहाँ पर हैं तो कृपया अपने विचार ज़रूर रखें। हम सबके बीच किरण दीदी हैं, तो दीदी आपको काफ़ी दिन हो गए सुने हुए इस पटल पे, तो अगर आप स्थिति में हैं तो कृपया हम लोगों का मार्गदर्शन करें। किरण चावला दीदी। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। जी भैया, अभी जो भैया पढ़ रहे थे मैंने थोड़ा सुना उसमें कि और एक बात जो आप सब लोग इस चर्चा में आई है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वो तो निश्चित ही सत्य है। क्योंकि जब हमने उपनिषद को छुआ था उस दिन तो उपनिषद समझ भी नहीं आता था, मालूम ही नहीं है इसको है क्या, हाथ लगाया तो भी डर लग रहा था। लेकिन एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा और कुछ अब पकड़ में आने लगा। हाँ, ये मेरा विषय है, मुझे समझ आ रहा है। हमारे एक टीचर थे देवा मैडम, कक्षा 9th में, मुझे याद है अपनी 11th में, तो मैं उनके पास ट्यूशन जाया करती थी कि मैथ्स को एक्स्ट्रा टाइम जैसे हम पढ़ते थे। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जब हम किसी मैथ्स की एक्सरसाइज को 6 टाइम्स कर लेते हैं, पहले क्या होता था, एक साल में तिमाही परीक्षा होती थी, 6 होती थी, क्लास टेस्ट होते थे, कि एक ही लेसन को 6 बार करवाया जाता था जिससे कि वो कभी भी नहीं भूलता। तो वो मैंने एक अनुभव भी किया कि जिस जिस एक्सरसाइज को मैंने 6 बार किया हुआ उस समय में, मुझे आज भी वो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, वो आज भी मुझे याद है, वो सारे सब्जेक्ट मुझे आज भी क्लियर है। और जिसको मैंने नहीं किया, एक बार देखकर छोड़ दिया, तो वो मुझे अभी आज भी क्लियर नहीं है। तो ये जो बार बार अभ्यास करने से और निरंतर करने से, बहुत सारा नहीं पढ़ना, जैसे आधा ही उपनिषद का थोड़े से 5-6 श्लोक रख लिए, फिर उनके ऊपर चिंतन करना, मनन करना, उसको डेली लाइफ में उसको रिलेट करना कि आज इसका, जैसे अन्न के ऊपर आया था, सूक्ष्म संस्कार के ऊपर आता है कि हर चीज का एक स्थूल रूप भी है, स्वाद है
उसकी कितनी हीट है, खाना बनता है तो उसकी कितनी हीट देनी है, उसको परोसना है तो कितनी हीट पे परोसना है, और उसके अंदर का संस्कार है, उसका हमारे शरीर पे क्या असर आता है। तो इसको जो एक लिटमस टेस्ट जैसे बच्चे बोल देते हैं कि मम्मी तो लिटमस है, तो मेरा लिटमस टेस्ट है हर चीज पर मूल्यांकन करना, इसका मेरे ऊपर क्या असर आया। उस ऐसा नहीं है कि बिना चेक किए बोल देना अपने आप से, नहीं, उस पर टेस्ट करना, हाँ इस पर भी ये असर आता है मुझे, और इसका मुझे अब मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। तो ये जो है एक दिन में नहीं हुआ, बहुत लंबा अभ्यास रहा इसके पीछे, और करना ही पड़ेगा हम सबको। तो भैया जो बोल रहे थे और आप सबने, अर्चना दी ने बोला, सबका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान और बहुत सुंदर कक्षा। अमन भैया को साधुवाद, उनके लिए तो क्या शब्द बोले, और जिसे वो धैर्य से और धीरे धीरे बोलते ना, वो तो मुझे कभी आ ही नहीं सकता, मैं कोशिश कर लूं तब भी नहीं बोल सकती। जी भैया, थैंक यू भैया, बहुत बहुत। धन्यवाद दीदी। आपके क्लासेस भी जुड़ने का मौका मिलता रहता है, तो आपका जो ज्ञान है और इन चीज़ों के ऊपर जो निरंतर प्रयास है, जो निरंतरता आपने उपनिषदों को लेकर के जो एक मुहिम छिड़ी हुई है हम सब साधकों के बीच में, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बाबूजी हमेशा बोलते हैं कि उपनिषदों का स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा भी जो जब भी मौका मिले हम लोगों को किरण दीदी के क्लास में भी ज्वाइन होना चाहिए। शाम को 4 से 5 दीदी का क्लास रहता है और रात में भी रहता है, तो जब भी समय मिले। जी, तो और भी यहाँ पे गोयल जी भाई साहब, जी राजेंद्र भैया, जी भैया जी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम भैया। कुछ आज अपने मुखार बिंदु से हम सबके बीच रखें आप। जी भैया इसमें तो एक बात वही कल वाली चर्चा काफी अच्छी इसमें थी। गुरुदेव ने लिखा है कि अचेतन मन की जड़ें जो है उसको नशे का उन्होंने उदाहरण भी दिया है। जिस प्रकार आदमी नशे से घिर जाता है और चाहते हुए भी उससे निकल नहीं पाता है, कल्पना मात्र ही करता है। और ये अचेतन मन की जड़ें किस प्रकार से परिमार्जित हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम लोग इसी जो अमन भैया ने कहा ना, बार बार परिष्कार की बातें आ रही है, तो आत्म परिष्कार ये बहुत बड़ी चीज है। इस पे पूरा अभ्यास 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 और अभ्यास ही इसका एक उपाय है। क्योंकि जिस चीज से हम जूझ रहे हैं या और लोग जूझ रहे हैं, उसमें बार बार यही बात आती है कि इसमें धैर्य रखना ही सबसे बड़ी कला है। हम अपने काम में लगे रहें और धैर्य बनाए रखें। चूंकि थोड़ी सहनशीलता की कमी हो जाती है, कितने दिनों से कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो परिवर्तन तो हुआ ही है। लेकिन जो चीज हम खोज रहे हैं वो मिलने में समय लगेगा। और आज का भी चैप्टर जो आपने कहा ना कि क्यों इसको नई पुस्तकों में नहीं रखा गया, तो उसका कारण तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ ये है कि इनका महत्व एकदम अलग है भाई साहब। जो हम पढ़ रहे हैं आज, वो लगता है कि ये चैप्टर काफी जरूरी चैप्टर था। बाकी अमन भैया सब प्रकाश डाल ही रहे हैं, आप लोग से मिल ही रहा है सहयोग। जी भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोहन भैया, आप इस विषय के बहुत मुझे लगता है कि सबसे अच्छे वाले साधक हैं भैया। तो एक बार, विनायक भैया का हैंड रेस है, एक बार पहले उनको अच्छा कीजिए। विनायक जी भैया, जी 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 विनायक भैया, प्रणाम भैया, सॉरी देखा नहीं मैंने। भैया प्रणाम। मोहन भैया को सुन लेते हैं फिर बात रखते भैया, कोई ऐसा नहीं। जी नहीं, कुछ अगर बोलना है तो बोल सकते हैं। भैया भैया ने वही बात जो भैया ने अमन भैया ने कही, ये बड़ा स्वाभाविक रहता था। जब भी नया नया विषय आता था दीदी डालती हैं, तो शुरू करते थे तो हमेशा लगता था कि विषय का नाम अलग है, रीडिंग अलग है, पर उसमें जो तत्व है वो सब एक ही मतलब लगता था कि एक ही चीज ने गुरुदेव जी ने अलग अलग उस पे हेडिंग में लिखी। तो एक चीज जो मैंने फील किया कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका जो कार्य क्षेत्र है जहाँ हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वो मैंने अपने पर्सनल लेवल पे महसूस किया कि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ या बाहर जो अपना वातावरण है जो सामान्य स्तर पे है, कि जहाँ पे सिर्फ चेतन स्तर पे ही विश्लेषण होता है
और कैसे लाभ और हानि इसी स्तर पे खाली बात होती है। कहीं भी आप जाइए बाहर सामान्य स्तर पे जो हम देखते हैं तो वो भौतिक स्तर पे ही लाभ हानि की बात होती है मोस्टली। आज हमारा जो बाहर जो मतलब चिंतन है जो स्तर, तो वो मैंने महसूस किया है कि कई बार ऐसे प्रकरण आए हैं जहाँ अपने आप में प्रश्न उठता है कि भाई आप ये पढ़ रहे थे लेकिन इस स्थिति में आपका ये रिएक्शन आ रहा है कई जगह मतलब। तो फिर वो चीज जो है बार बार चोट जब उस पर पड़ रही थी हर विषय में सेम चीज पे, मनोविकार, फिर उसका मनोविकार का मनोरोगों की वजह से शरीर पे क्या संबंध है दोनों के साथ, शरीर के रोग से मनोविकार का क्या संबंध है, कितनी बार बातें रिपीट हो चुकी है। फिर भी इस रिपीटिशन और फिर इसके वजह से कि फिर आज जो बताया है गुरुजी ने बताया कि चेतन और अचेतन का जो विभाजन किया है, आदतों का संबंध अचेतन से बताया, तो उस स्तर पे लगता है मतलब हर दिन आपको अपने आप में विश्लेषण करने का एक मौका मिलता था कि जब आप सामान्य स्तर पे बाहर निकलते हैं तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो आपको वो फिर याद आती है कि नहीं आपने ऐसा पढ़ा था और फिर ये कार्य क्षेत्र यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिकल करना चाहिए। तो बस वही बात रखनी थी भैया कि बड़ा भैया ने शुरू ही किया तो वही लगा रही है, तो अपना अनुभव भी रहा है कि हर जगह एक ही मिला है लेकिन हर में कुछ ना कुछ ऐसा ऊर्जा या फिर कुछ ऐसी बात मिली है जहाँ पे आपको तुरंत फिर याद आता है, अपने आप को चेतते हैं आप स्वयं को कि नहीं नहीं आप ऐसा पढ़े थे, ऐसा रिएक्शन आ रहा है तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा रहता है इस डेली जो इसमें अपनी चर्चा जो क्रम चल रहा है तेरी साधना स्वाध्याय का, यही बात है जी। जी विनायक भैया, बहुत सही आपने कहा। विभिन्न मैसेज हर मतलब टॉपिक का एक ही रहता है कि भाई परिष्कार करो, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। घुमा फिरा के गुरुदेव ने सभी चैप्टर्स में लगभग यही बात कही है। जी रघुराज भैया, आपका हैंड रेज है। भैया अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट है। जी प्रणाम भैया। प्रणाम भाई साहब सभी को। प्रश्न एक व्यक्तिगत है थोड़ा सा, वो ये है कि संकल्प बल को मजबूत करने के लिए क्या सार्थक उपाय अपनाए जाएं। कई हम अपनी कमियों को दूर करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, कुछ संकल्प करते हैं, तो बहुत ही कम समय में उससे विचलित हो जाते हैं, थोड़ा फिर से मतलब उसको पूरा कर नहीं पाते हैं। तो क्या सार्थक प्रयास किए जाएं, मार्गदर्शन करें प्लीज। जी अमन भैया। जी भैया, देखिए गुरुदेव की बातों में, गुरुदेव की भाषा में ही बोलते हैं। जो गुरुदेव ने कहा है, उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे संकल्प लेकर आगे बढ़ें, अणुव्रत लेकर आगे बढ़ें, है ना, और उनको पूरा करें। जैसे मान लीजिए कि हमें साधना का क्रम प्रारंभ करना है, हम चाहते हैं, है ना। तो अब मान लीजिए हमने ये तय किया कि हम आधा घंटा रोज बैठ के ध्यान करेंगे, है ना। तो छोटा एक संकल्प ले लें, कम से कम 21 दिन का संकल्प ले लें कि हम 21 दिन तक तो हमें ये करना ही करना, और बिना किसी उसके कुछ भी हो जाएगा, बड़ा लंबा अभ्यास न डालें, केवल 21 दिन करना है। और किसी दिन आलस प्रमाद आए तो मन को ये समझाना 21 दिन ही तो करना है, इसके बाद थोड़ी करना है, 21 दिन तक तो लग के कर लो, है ना। तो ऐसा करके जो है, ऐसा करके कर लें, है ना। और जैसे ही कभी आलस प्रमाद या कुछ है, मन भी समझ जाता है 21 दिन की तो बात है, उसके बाद तो फिर खुली छूट मिलेगी, है ना। लेकिन मन को पता नहीं कि जो 21 दिन अभ्यास पड़ जाता है वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। 21 दिन तक कम से कम जो है उसको अभ्यास को किया जाए। और फिर उसके बाद में जो है जब ये पूरा हो जाए तो फिर थोड़ा सा गैप दे दीजिए, फिर 40 दिन का संकल्प लें, 1 माह का संकल्प लें, 1 माह करके देखें, फिर 40 दिन का करके देखें, है ना। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम लोग एकदम बड़े संकल्प ले लेते हैं और बड़े संकल्प पूरे नहीं हो पाते हैं। जैसे अर्चना दीदी ने बताया कि अपनी सीमाओं को देखकर ही संकल्प लेने चाहिए, छोटे संकल्प लें और छोटे संकल्प को पूरी तत्परता से पूरा कर दें। जब पूरा हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम इसको पूरा कर सकते हैं, हम जो काम को तय कर लेते हैं उसको पूरा कर सकते हैं। फिर जो है फिर उससे थोड़ा बड़ा काम लें, फिर उससे थोड़ा बड़ा काम लें, ऐसे ऐसे करें। अणुव्रत लेके अगर हम संकल्प बल को मजबूत करेंगे तो आएगा। बड़े संकल्प लेके और बार बार टूटते रहेंगे तो हमारा मनोबल गिरता चला जाएगा, फिर हमारे अंदर वो साहस नहीं पैदा हुआ कि हम कोई संकल्प लेके कुछ कर सके।
छोटे संकल्प लें। इसलिए अणुव्रत, अगर पूरे दिन का उपवास नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, इतना उपवास कर लेंगे कम से कम आज जो है एक समय भोजन करके रह जाएंगे, है ना, एक समय भोजन कर लेंगे। अगर एक समय फलाहार कर लेंगे, एक समय भोजन कर लेंगे, है ना। और अगर थोड़ा और इससे साहस बन गया तो फिर ये कहेंगे कि आज दोनों समय जो फलाहार करके काटते हैं, फिर जो है एक समय फलाहार कर लेंगे, एक समय रसाहार कर लेंगे, फिर जो है एक समय दोनों समय रसाहार करके कर लेते हैं, रसाहार पे पूरा व्रत रखेंगे, फिर रसाहार की भी बात आ जाए फिर जल उपवास करके देख लेंगे, है ना। छोटे छोटे अणुव्रत लेके आगे बढ़ा जाए, इसी से संकल्प बल बढ़ता है। और इसी रास्ते को ही पालन करके हम लोगों ने अपना संकल्प बल जो है जो भी बन पड़ा है उसको बढ़ाने का प्रयास किया है। जी जी, धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। जी जी मोहन भैया। जी। हाँ दीदी, कौन बिंदु दीदी है, कौन है पारस शाह के नाम से इसमें? हाँ बिंदु दीदी। मानकी देवी मेरा नाम नहीं, है। हाँ हाँ, अच्छा मन की देवी दीदी। जी जी जी। जी, जी दीदी ये बताइए। कहना चाह रहे हैं। अभ्यास के बारे में जो बोल रहे थे ना, तो अभ्यास के बारे में क्या होता है कि जैसे हम अपना अनुभव बता रहे हैं, जैसे सवेर में सविता का ध्यान, सूर्य का ध्यान करते थे, थोड़ा दिन तक सूर्य का ध्यान करते करते क्या हुआ, सूर्य भगवान तो अपना प्रकाश ये हो जाता है, चले जाते हैं तेज वाला, लेकिन खूब मुलायम वाला प्रकाश आता है, फ्रेश, और उसमें रहता है एकदम ठंडा ठंडा कुलकुल निकलता है। तो थोड़ा दिन करते करते क्या हुआ, कुल आने लगा, खूब एकदम ठंडा ठंडा, थोड़े देर के बाद, थोड़ा देर ध्यान करने के बाद वैसा आने लगता है। तो आने लगा तो फिर ध्यान करने हम बैठे, जब सविता का ध्यान करने लगे तो क्या हुआ कि सविता देवता अपने अपने आ जाएंगे, एक जरा ध्यान करने बैठे सविता देवता ध्यान में तुरंत चले आते थे। ऐसे होता है अभ्यास, अगर थोड़ा गहराई के साथ अगर किया जाए, मनोयोग के साथ थोड़ा ज्यादा दिन तक किया जाए, तो उसका अभ्यास जरूर है आदमी प्राप्त कर सकता है, उससे लाभान्वित हो सकता है। जी जैसे दीदी गंध का बहुत अभ्यास बढ़िया। हम करते थे जी, दोनों हाथ से पकड़ के, दोनों पद्मासन लगा करके, दोनों उंगली से पद्मासन में पकड़ते, में बुद्धासन में, तो क्या होता है उसमें गंध का अनुभव करने लगे। गंध का अनुभव नाक पर चाट करने से, तो गंध का अनुभव करते करते ऐसा क्या हुआ कि इतना गंध आने लगा, इतना अच्छा गंध कि बाबूजी सही में बोलते हैं कि कमल हिमालय में खिला हुआ है, लेकिन आप गंध अंदर से महसूस कर सकते हैं। तो क्या उस तरह से होने लगता है। तो लेकिन अभ्यास ज्यादातर करेंगे तभी कुछ बन पड़ेगा, ऐसे थोड़ा बहुत से नहीं, थोड़ा बहुत करते हैं हम लोग, फिर उसको फिर ध्यान उतना नहीं दे पाते, इसीलिए हम लोग विकसित नहीं हो पाते हैं। उसमें मनोयोग के साथ खूब लगना होगा तभी विकसित हो पाएंगे। जी दीदी बहुत बढ़िया। और जैसे और और गायत्री मंत्र जैसे हम बिछना में क्या करते, कभी कभी ओम का चला देते थे, तो थोड़ा देर के बाद क्या, मोबाइल भी बंद है फिर भी ओम का उच्चारण वहां हो रहा है, हम भी आश्चर्य करें, मोबाइल तो बंद है फिर ओम कहाँ से आ रहा है, गायत्री मंत्र चला दिए फिर गायत्री मंत्र अपने जप रहा है, फिर मोबाइल बंद है। ये सब बहुत सारा अनुभव है जीवन में जो आदमी अपने साधना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा मनोयोग अधिकतर लगाना होगा, ज्यादा दिन तक उसमें अभ्यास करना होगा, तभी उपलब्धि होने वाला है, इसे कम में नहीं होने वाला है। प्रणाम सभी को, सभी साधकों को प्रणाम। जी प्रणाम दीदी, आपका अनुभव हम सब निश्चित रूप से आत्मसात करेंगे। और चूंकि समय हो गया है और हम लोगों ने संकल्प लिया था कि समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे, मोहन भाई आपसे बहुत क्षमा प्रार्थी हैं कि आपको सुन नहीं पाए हम बुलाकर भी। भैया कल आपसे जरूर हम लोग कल वाले विषय में जरूर सुनेंगे आपको कल। ठीक है भैया, तो आइए हम लोग सब शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि।